मैं आपका SBS एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हम लेकर आए हैं एस्ट्रॉइड्स के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आ रहा था कि 29 अप्रैल को हमारी अर्थ जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जो है वो हमारी अर्थ की तरफ चला आ रहा है, जो कि हमारी अर्थ से 29 अप्रैल को टकराएगा, जिसके बाद हमारी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा होता रहा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो हमारी अर्थ के साथ टकराए हैं, जिन्होंने क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो काफी किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एस्ट्रॉइड के ऊपर फुल एनालाइज जो है वो करने वाले हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी टाइप्स और हमारी स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉइड्स की फ्यूचर में ऐसे आने वाले खतरों के बारे में क्या प्लानिंग कर रही है, इन सब चीजों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। जैसे कि हमारे बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग कर रहे हैं अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में, ऐसे ही ये भी अपने ऑर्बिटल पाथ में सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करते हैं। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इनकी फॉर्मेशन तभी हुई जब हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, यानी कि जब हमारे बाकी प्लैनेट्स बन रहे थे। तो ये किसी वजह से, यानी इनका साइज छोटा होने की वजह से या इनमें ग्रेविटेशनल फील्ड की कमी होने की वजह से, ग्रेविटी की कमी होने की वजह से ये कोई भी एक प्लैनेट का रूप नहीं ले पाया, जिसकी वजह से इनका साइज छोटा रह गया और ये एस्ट्रॉइड की फॉर्म में एक सर्टेन सिलेक्टेड पाथ में चारों तरफ अब सन के ऑर्बिटिंग करते हैं। तो बेसिकली 80% जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में हैं, कुइपर बेल्ट में हैं, और बाकी 20% जो बच गए वो हमारे बाकी स्पेस में। ये जो हमारे ऑर्बिटल गैप्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं कर्कवुड गैप, जिसको कि हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डैनियल कर्कवुड ने डिस्कवर किया था। इन गैप्स के बीच में जो ये एस्ट्रॉइड्स जो ऑर्बिटिंग करते हैं ये बच जाते हैं। तो बेसिकली इन्हीं से हमारे प्लैनेट्स को जो है वो खतरा रहता है। अगर हम ऑर्बिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्ट्रॉइड्स को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला ग्रुप है हमारा एटीरा ग्रुप, दूसरा है अटेन ग्रुप, फिर आ जाता है अपोलो ग्रुप, फिर आ जाता है हमारा एमोर ग्रुप। तो एटीरा ग्रुप के एस्ट्रॉइड्स वो हैं जो हमारे सन से अर्थ के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, इनके बीच में जितने भी एस्ट्रॉइड्स सन के ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इनको हम एटीरा ग्रुप में रखते हैं। अब दूसरी साइड पे आ गया एटेन ग्रुप। तो एटेन ग्रुप के एस्ट्रॉइड्स, यानी कि कई साइज में एस्ट्रॉइड्स बड़े होते हैं, उनके साथ जब दूसरा एस्ट्रॉइड टकरा जाता है तो उसके बाद उनके साइज जो है वो छोटे हो जाते हैं और इनका जो है ट्रैजेक्टरी वह चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे ऑर्बिटल पाथ में एंटर कर जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं एटेन ग्रुप में। तो नेक्स्ट आ गया हमारा अपोलो ग्रुप। तो अपोलो ग्रुप के एस्ट्रॉइड्स वो हैं जो हमारी अर्थ से लेके हमारे जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं अपोलो ग्रुप। बेसिकली क्या होता है, ये एलिप्टिकल ज्यादा है, ये एलिप्टिकल पाथ में जो है वो सन को ऑर्बिटिंग करते हैं। तो ये ऑर्बिटिंग करते 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 कई बार क्या होता है, वो कई सर्टेन प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ को कट करते हुए सन को ऑर्बिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई टाइम ऐसे आते हैं कि ये वो प्लैनेट के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, जिससे इन पर टकराने का खतरा रहता है। तो जैसा कि अभी पीछे न्यूज में आया था 29 अप्रैल वाला, वो बिल्कुल वैसा ही, जिसका कि नाम ठीक है 1998 OR2 है, जिसको कि 98 में डिस्कवर किया गया था। बेसिकली ये हमारा एस्ट्रॉइड है अपोलो ग्रुप से ही बिलोंग करता है, जिसका की पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो 69 इयर्स का है, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम अगर वो हमारी अर्थ के पास आता है तो वो नेक्स्ट अब 69 इयर्स के बाद आने वाला है। तो वो इस बार इतनी क्लोजली निकल गया, यानी कि वैसे अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि अगर हमारे अर्थ और मून के डिस्टेंस की बात करें तो उससे ये 11 मल्टीपल ज्यादा दूरी से ये निकल गया। बट इन फ्यूचर कभी ये किसी रास्ते में आने वाले एस्ट्रॉइड से टकरा जाए या किसी और जैसे जुपिटर वगैरह हैं उनकी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से अगर इसका ऑर्बिटल पाथ चेंज हो जाए तो इन फ्यूचर ये हम ऑर्बिटिंग करते करते हमारे अर्थ के साथ टकराने के चांसेस हो सकते हैं। तो इनसे हमें खतरा बना रहता है।
तो नेक्स्ट आ गया है हमारा अमोर ग्रुप। तो अमोर ग्रुप आ गया हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से लेके जो हमारी कुइपर बेल्ट है उनके बीच में जितने भी हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो हैं, उनको हम अमोर ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, तो जिनसे हमारी अर्थ को खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके साइज की। तो साइज एस्ट्रॉइड का बेसिकली छोटे छोटे पेबल्स से लेके ये 100 किलोमीटर तक के साइज में एग्जिस्ट करते हैं। तो कईयों के जैसे हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, बाकी प्लैनेट्स के सैटेलाइट हैं, कई एस्ट्रॉइड्स जो बड़े बड़े साइज के हैं उनके भी खुद के सैटेलाइट्स हैं। कईयों के एक सैटेलाइट है, कईयों के 2 सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही कई बाइनरी सिस्टम बना रहे हैं। बाइनरी सिस्टम कहने का मतलब यानी एक एस्ट्रॉइड दूसरे एस्ट्रॉइड वो आपस में रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो उसकी ऑर्बिटिंग कर रहा है, वो उसकी ऑर्बिटिंग कर रहा है और वो दोनों साथ में मिलके सन की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। और कई तो ट्रिपल एस्ट्रॉइड सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि 3-3 एस्ट्रॉइड वो एक दूसरे की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं और सन की भी ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो इनके कंपोजिशन के बिहाफ पे हम इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। तो सी टाइप की बात करें, सी टाइप को बेसिकली कहा जाता है कॉन्ड्राइट। तो इसमें बेसिकली इनका कंपोजिशन होता है क्ले, सिलिकेट्स, रॉक्स और इनकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी डल होती है, थोड़ी ग्रेइश होती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा एस टाइप। तो एस टाइप को हम कैटेगराइज करते हैं स्टोनी टाइप। स्टोनी में इसमें ज्यादातर स्टोन्स होते हैं, यानी बेसिकली सिलिकेट्स, रॉक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी क्वांटिटी जो है वो इनमें ज्यादा होती है और इनकी अपीयरेंस सी टाइप से थोड़ी ब्राइटर होती है। उसके बाद आ जाते हैं एम टाइप्स। एम टाइप्स यानी कि ये थोड़े मेटालिक होते हैं, इनमें मेटालिक कंपोजिशन ज्यादा होता है जिसमें निकल, आयरन, टाइटेनियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा की जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और इनकी अपीयरेंस जो है वो शाइनी होती है और साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। तो इन फ्यूचर हमारे जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं वो ऐसे एस्ट्रॉइड्स यानी जो मेटालिक एस्ट्रॉइड्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हम जो है वहां पर जाके माइनिंग कर सकें। यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या चल रही है, फ्यूचर में हम एस्ट्रॉइड माइनिंग करने वाले हैं, यानी एस्ट्रॉइड पे जाके वहां पे माइनिंग करके वहां से मिनरल्स लाके हम अर्थ पे उनको यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद अब आ जाता है टॉपिक ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स का। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ट्रोजन एस्ट्रॉइड बेसिकली जैसे अभी हम प्लैनेट की बात करें, प्लैनेट एक सर्टेन सिलेक्टेड पाथ में जो है वो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं जिनको कि हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो उनके ही ऑर्बिट को फॉलो करने वाले एस्ट्रॉइड्स को हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ की लेके चलते हैं, हमारी अर्थ एक सर्टेन सिलेक्टेड पाथ में जो है वो ऑर्बिटिंग कर रही है, तो उसके ऑर्बिटल पाथ पे कोई भी एस्ट्रॉइड अगर है तो उसको हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो क्या हमारी अर्थ के ऑर्बिटल पाथ में ऐसा कोई है? तो डेफिनेटली है। तो जिसको कि हमने 2010 में डिस्कवर किया था और जिसका नाम हमने रखा है 2010 TR7। ये हमारी अर्थ से कुछ आगे है और ऐसे कुछ पीछे भी हैं जिनको कि वाइज टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था 2010 में। तो ऐसे एस्ट्रॉइड्स को जो है वो डबल ग्रेविटेशनल फील्ड बनाकर रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे या तो वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे या ये सन की तरफ चले जाएंगे। बेसिकली ये फिक्स पॉइंट पे होते हैं, इनको हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ भी अपना बचाव करके रखना होता है, यानी अपना डिस्टेंस सिलेक्टेड रखना होता है और ये वो पॉइंट फिक्स रखते हैं। वैसे ही दूसरी साइड पे इनको सन के साथ भी अपना डिस्टेंस जो है वो फिक्स रखना पड़ता है। अगर वो सन के साथ डिस्टेंस अपना फिक्स रखेंगे और हमारे अर्थ के साथ फिक्स रखेंगे तो ऐसे फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट, जिससे ऐसे एस्ट्रॉइड्स को हमारी अर्थ को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो हमारी अर्थ बेसिकली ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो ऑर्बिटिंग करते हैं, यानी कि हमारी अर्थ को ऐसे एस्ट्रॉइड्स से खतरा है जो ऑर्बिटिंग करते हैं
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को कट करते हुए सन की, यानी कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जो 29 अप्रैल वाली बात जो हमारे 1998 OR2 की बात कही जा रही है, वो ऐसे ही ऑर्बिटिंग कर रहा है, यानी कि वो कई प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ को कट करता हुआ आ रहा है। यानी कि इनकी स्पीड और हमारे अर्थ की रेवोल्यूशन की स्पीड इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसे मैच हो गई, तो बिल्कुल जैसे ही अभी अभी फिलहाल पास से निकला है, तो इन फ्यूचर अभी मैंने बताया था कि जैसे ही इनका ऑर्बिटल पाथ चेंज हुआ तो ये हमारे अर्थ के बीच में भी आ सकता है। तो ऐसा खतरा ना रहे तो हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट इसके बारे में भी प्लान कर रहे हैं, यानी फिलहाल तो नासा इसी प्लानिंग पे चल रही है कि हम फ्यूचर में ऐसे एस्ट्रॉइड अटैक्स से अपनी अर्थ को कैसे बचाएं। तो इसके लिए 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने रखे गए थे। एक तो प्रोजेक्ट ये था कि भी अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉइड जो कि हमारी अर्थ की तरफ ऐसे आता है तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक करके उसको बाहर ही तोड़ देंगे और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देंगे, जिससे हमारी अर्थ जो है वो उसका बचाव हो जाएगा। पर इसमें खतरा ये बताया जा रहा है कि अगर हमने इसको ऐसा करते हैं तो इसके लिए हमें तो एक तो 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर हम ऐसा करने में हमारे न्यूक्लियर वेपन मिस हो जाता है तो डेफिनेटली एस्ट्रॉइड तो हमारी अर्थ के साथ टकरा ही जाएगा, तो हम तो खत्म हो ही जाएंगे। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हम इसको टारगेट हिट करके ब्लास्ट कर देते हैं तो उसके बाद इनमें से बहुत डेंजरस हैवी रेडिएशंस निकलने वाली हैं जो कि हमारे अर्थ के आसपास के स्पेस को अफेक्ट करेंगी। वैसे भी हमारी अर्थ में कार्बन एमिशन ही इतना हो रहा है जिसकी वजह से हम वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, तो दूसरी साइड पे अगर ऐसी रेडिएशंस आ जाएं तो उनसे पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि मीसोजोइक एरा में ऐसा ही एस्ट्रॉइड जब हमारी अर्थ के साथ टकराया था, जब वो हमारी अर्थ के साथ टकराया था तो उस टाइम पे सारे डायनासोर्स के खत्म होने का बेसिकली मेन कारण ही यही है। तो वो उसका साइज अगर बात करें उसके साइज की, तो उसका साइज जो है वो 11 किलोमीटर के साइज के आसपास का था, और वो इतनी स्पीड से आया कि वो हमारे अर्थ में टकराने के बाद 20 किलोमीटर डेप्थ तक ये चला गया, और ये हमारे मैक्सिकन गल्फ के पास टकराया था, जिसका की नाम हमने रखा है चिक्सुकलब क्रेटर। तो ये क्रेटर का साइज जो है वो इतना बड़ा है जिसका की डायमीटर 150 किलोमीटर बताया जाता है। तो आप इससे ही एग्जामिन कर सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल है। उसके बाद जैसे ही ये 20 किलोमीटर अंदर तक जाके टकराया तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो कितने ही सारे वोल्केनिक इरप्शन जो हैं वो अर्थ से होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में फैल गए और कितने ही महीनों तक हम सन की रेडिएशंस नहीं ले पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी अर्थ जो है वो आइस एज में चली गई। इसके बारे में हम अपने सोलर सिस्टम का एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ अर्थ के पहले जैसे अभी बात कर पहले पैलेजोइक एरा आया, फिर मीसोजोइक एरा आया, उसके बाद सीनेजोइक एरा आया, अब उसके बाद हम प्रेजेंटली कैसे चल रहे हैं इसकी डिटेल में हम उसमें बात करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये थोड़ा सा कम जो है एफिशिएंट लग रहा है, इस बिहाफ पे हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है जिसपे कि नासा काम करने वाली है, जिसका नाम है डार्ट। डार्ट मींस डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली हम किसी ऐसे एस्टेरॉयड पे जो कि हमारी धरती की तरफ आ रहा है उसका हम पहले ही पता लगा लेंगे, यानी कि 20 से लेकर 22, 23 ईयर्स पहले ही पता लगा लें, ताकि हम उसके ऊपर अटैक करा के उसको ब्लास्ट करने की जगह पे हम उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दें। ट्रेजेक्टरी चेंज कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका ऑर्बिटर चेंज हो जाएगा और वो हमारी अर्थ के पास से गुजर जाएगा, जिससे हम सेफ रहेंगे। तो इसके लिए डार्ट टेस्ट ही लॉन्च किया जा रहा है। इसमें बेसिकली इसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। प्रैक्टिस के लिए डेट फिक्स की गई है 21 जुलाई 2021। उसमें तब हमने एक एस्टेरॉयड को सिलेक्ट किया है जिसका नाम है डेमिस ए।
जो कि हमारी बिल्कुल अर्थ सिस्टम की तरह है, यानी कि उसका भी एक सैटेलाइट है। वैसे ही डेनिस ए का भी एक सैटेलाइट है, डेनिस बी, वो जो कि हमारी अर्थ से काफी दूर है। हम उस पे ये टेस्ट करने वाले हैं और हम उस पे अटैक करके उसका 1 मिलीमीटर जो है ट्रेजेक्ट्री को चेंज करेंगे। ट्रेजेक्ट्री को 1 मिलीमीटर चेंज करने से हम यही कैलकुलेशन लगाने वाले हैं कि उसके ऑर्बिटल पाथ में कितना चेंज आता है। तो ये अब टेस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो मैं उम्मीद करूंगा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।